नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ 2023 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ए, पंजीकरण प्रमाण पत्रों के खिलाफ सत्याग्रह। सेकंड, भारतीय प्रवासन पर प्रतिबंध के खिलाफ अभियान। थर्ड, टॉलस्टॉय फार्म की नींव। 4, फिनिक्स आश्रम की नींव। निम्नलिखित में से कौन सा कूट दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा घटनाओं का सही कालक्रम का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 4 3 2 1, ऑप्शन सी 4 1 3 2 या ऑप्शन डी 3 4 1 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विश्लेषण देख लेते हैं। निष्क्रिय प्रतिरोध या सत्याग्रह का चरण 1906 से 1914। वर्ष 1906 में शुरू हुए इस दूसरे चरण की विशेषता निष्क्रिय प्रतिरोध या सविनय अवज्ञा की विधि का उपयोग थी, जिसे गांधी ने सत्याग्रह का नाम दिया था। 1910 में गांधी ने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की, जिसका नाम रूसी लेखक टॉलस्टॉय के नाम पर रखा गया, जिसकी गांधी ने प्रशंसा की। यह सत्याग्रहियों के परिवारों को घर देने और उनके संघर्षों पर ध्यान केंद्रित करने के दौरान खुद को बनाए रखने में मदद करने के लिए था। इसने एक शैक्षिक प्रयोग के रूप में भी काम किया। टॉलस्टॉय फार्म गांधी द्वारा स्थापित अपनी तरह का दूसरा फार्म था। उन्होंने 1904 में नेटाल में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी, जो जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लॉस्ट में वर्णित पूंजीवाद की आलोचना और प्रेम, श्रम तथा मानव की गरिमा के सरल जीवन के गुणों की प्रशंसा करने वाले काम से प्रेरित था। पंजीकरण प्रमाण पत्रों के खिलाफ सत्याग्रह 1906। दक्षिण अफ्रीका में एक नए कानून ने यहाँ के भारतीयों के लिए हर समय अपनी उंगलियों के निशान के साथ पंजीकरण प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य कर दिया। गांधी के नेतृत्व में भारतीयों ने इस भेदभावपूर्ण उपाय को न मानने का फैसला किया। गांधी ने कानून की अवहेलना करने और इस तरह की अवज्ञा से उत्पन्न सभी दंडों को भुगतने का अभियान चलाने के लिए निष्क्रिय प्रतिरोध संघ 1906 का गठन किया। भारतीय प्रवास पर प्रतिबंध के खिलाफ अभियान 1913। भारतीय प्रवासन पर प्रतिबंध लगाने वाले एक नए कानून के खिलाफ विरोध को शामिल करने के लिए पहले के अभियान को व्यापक बनाया गया था। भारतीयों ने एक प्रांत से दूसरे प्रांत में प्रवेश करके और लाइसेंस पेश करने से इनकार करके इस कानून का उल्लंघन किया। इनमें से कई भारतीयों को जेल में डाल दिया गया। अतः विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ पुस्तक के नाम है और एक तरफ लेखक के। पुस्तक है फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, लेखक भगवती चरण बोहरा। तो ये तो गलत हो जाएगा फर्स्ट। बंदी जीवन बागा जतीन, भारतीय अस्पृश्यता प्रश्न गोपाल बाबा वालंकर। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। केवल एक युग्म सम्मिलित है। फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब भगवती चरण बोहरा। बंदी जीवन सचिन सनियाल और भारतीय अस्पृश्यता विठल जी सिंधे। क्वेश्चन नंबर 3 है, जनजातीय विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजमहल पहाड़ियों की पहाड़िया जनजातियों ने दामिनी कोह नामक क्षेत्र के लिए विद्रोह किया था। सेकंड है, जंगल महल विद्रोह या मिदिनापुर विद्रोह अकाल और भू राजस्व की बढ़ी हुई मांगों के कारण हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी। विश्लेषण देख लेते हैं। पहाड़िया जनजाति उनके क्षेत्र में हुए ब्रिटिश विस्तार के परिणाम स्वरूप 1778 में राजमहल पहाड़ियों के लड़ाकू पहाड़ियों द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया। अंग्रेजों को उनके क्षेत्र को दामिने कोह क्षेत्र घोषित करके शांति समझौते के लिए मजबूर होना पड़ा। अतः कथन एक सही है। जंगल महल विद्रोह या चुआर विद्रोह अकाल भू राजस्व की बड़ी मांगों तथा आर्थिक संकट, मदीनापुर जिले के जंगल महल और बांकुरा जिले बंगाल के चुआर आदिवासियों को हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया गया। अतः कथन 2 सही है। इस जनजाति के लोग मूल रूप से कृषक और शिकारी थे। यह विद्रोह 1766 से 1772 तक चला और पुनः 1795 और 1816 के बीच सामने आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है, संधि के अनुसार शाह आलम द्वितीय अपनी मृत्यु तक इलाहाबाद के किले में रहा। तो ये तो गलत हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। विश्लेषण देखते हैं। इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाय ने अगस्त 1765 में इलाहाबाद में 2 महत्वपूर्ण संधियाँ की थी। 2 महत्वपूर्ण संधियाँ की थी, एक अवध के नवाब के साथ और दूसरी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ। नवाब शुजाउद्दौला की सहमति इलाहाबाद और कड़ा सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया जाना था। युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में कंपनी को 50 लाख रुपए का भुगतान और बनारस के जमींदार बलवंत सिंह को उसकी जागीर का पूरा अधिकार देना। अतः कथन 3 सही नहीं है। शाह आलम द्वितीय की सहमति, वह कंपनी के संरक्षण में अवध के नवाब द्वारा अभ्यर्पित इलाहाबाद में रहेंगे। इसी के परिणाम स्वरूप शाह आलम द्वितीय 6 वर्ष तक इलाहाबाद के किले में रहे थे। 1771 में महज्जी शिंदे के अधीन मराठों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तदुपरांत महज्जी शिंदे के अनुरक्षण में मई 1771 में शाह आलम द्वितीय द्वारा इलाहाबाद को छोड़ दिया गया और जनवरी 1772 में दिल्ली प्रस्थान किया। अतः कथन एक सही नहीं है। 26 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी देने वाला एक फरमान जारी किया गया। उक्त प्रांतों के निजामत कार्यों, सैन्य रक्षा, पुलिस और न्याय प्रशासन के बदले कंपनी को 53 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन्होंने भारतीय राजकुमारों के राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए काठियावाड़ में एक राजकोट कॉलेज की स्थापना की। राजकोट में कॉलेज की स्थापना की। इन्होंने भारत के सांख्यिकीय सर्वेक्षण और कृषि तथा वाणिज्य विभाग की स्थापना भी की। निरीक्षण के उद्देश्य से 1872 में अंडमान द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में अपराधी बस्ती का दौरा करते समय उनकी हत्या एक अफगान अपराधी शेर अली अफरीदी ने की थी, जिसने चाकू का इस्तेमाल किया था। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल वायसराय से उपरोक्त विशेषताएं संबंधित है? ऑप्शन ए लॉर्ड मियो, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपिन या ऑप्शन डी लॉर्ड लेंसडाउन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विश्लेषण देख लेते हैं। लॉर्ड मियो 1869 से 72 तक भारतीय राजकुमारों के राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज और अजमेर में मियो कॉलेज की स्थापना की। भारत के सांख्यिकीय सर्वेक्षण की स्थापना, कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना, सरकारी रेलवे की शुरुआत की। लॉर्ड मियो ने जेल सुधारों, विशेष रूप से अंडमान द्वीप समूह में अपराधी अधिवासों के लिए उनके कार्य
प्रमुख है। उनके कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी सुधार 1872 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पारित होना था। इस अधिनियम ने पूर्व की विसंगतियों और भेदभाव को दूर कर सभी भारतीयों के लिए लागू कानून का एक मानक रूप प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक तरफ नदियां है और एक तरफ विसर्जन स्थल है। नील नदी लाल सागर में, अमेजन नदी अटलांटिक महासागर में, यांगत्सी दक्षिण चीन सागर में, डेन्यूब काला सागर में। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमिलित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। व्याख्या देख लेते हैं। नील नदी भूमध्य सागर में जल विसर्जित करती है। नील नदी भूमध्य सागर में, जो कि मिस्र के उत्तर में स्थित है। नील दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है, जो अफ्रीका के मध्य में अपने उद्गम से लेकर मिस्र में अपने डेल्टा तक विस्तृत है, जहाँ यह भूमध्य सागर में मिलती है। अमेजन नदी अटलांटिक महासागर में जल विसर्जित करती है। अमेजन नदी का मुहाना उत्तरी ब्राज़ील में स्थित है, जहाँ से प्रवाहित होकर यह अटलांटिक महासागर में जल विसर्जित करती है। यांगत्जी नदी, जिसे चांग जियांग के नाम से भी जाना जाता है, तिब्बती पठार अपने स्रोत से निकलकर चीन से प्रवाहित होती हुई पूर्वी चीन सागर में संगई शहर के पास अपने मुहाने तक बहती है। डेन्यूब नदी काला सागर में जल विसर्जित करती है, जो दक्षिणी पूर्व यूरोप में स्थित है। डेन्यूब यूरोप की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। माउंटबेटन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इसमें बंगाल और प्रांतीय रियासतों की स्वतंत्रता को खारिज कर दिया गया। इसमें प्रावधान किया गया कि विभाजन के मामले में 2 डोमिनियन और 2 संविधान सभाएं बनाई जाएगी, जिनके गवर्नर जनरल एक ही होंगे। तो गलत है। सेकंड गलत है, तो ऑप्शन ए कट जाएगा, ऑप्शन सी कट जाएगा, ऑप्शन डी कट जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 और 3। वीपी मेनन द्वारा विभाजन के अधिकार के साथ डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने के आधार पर सत्ता के तत्काल हस्तांतरण का सुझाव दिया गया है। राइट है। नेक्स्ट को विश्लेषण देख लेते हैं। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। भारत में माउंटबेटन के आने से पहले स्वतंत्रता के साथ विभाजन के फार्मूले को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाने लगा। इसमें एक प्रमुख नवाचार वास्तव में वीपी मेनन द्वारा सुझाया गया डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने के आधार पर सत्ता के तत्काल हस्तांतरण का सुझाव देना था। इससे संविधान सभा के तहत एक राजनीतिक ढांचे के निर्माण की प्रतीक्षा समाप्त हो गई। अतः कथन 3 सही है। इस योजना के महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार थे। पंजाब और बंगाल विधानसभाएं विभाजन हेतु 2 समूह हिंदू और मुसलमान के रूप में मतदान करेगी। यदि किसी भी समूह के साधारण बहुमत द्वारा विभाजन के लिए मतदान किया जाएगा तो इस प्रांत का विभाजन किया जाएगा। विभाजन के मामले में 2 डोमिनियन और 2 संविधान सभाएं बनाई जाएगी। अतः कथन 2 सही है। सिंध अपना निर्णय स्वयं लेगा। NWFP और बंगाल के सिलहट जिले में जनमत संग्रह किया द्वारा इन क्षेत्रों का भाग्य का फैसला होगा। चूँकि कांग्रेस ने अखंड भारत को स्वीकार किया था, इसलिए उसके सभी बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा। अर्थात रियासतों के स्वतंत्रता को अस्वीकार किया गया, इन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल होना होगा। बंगाल की स्वतंत्रता को अस्वीकार किया गया, अतः कथन 1 सही है।
हैदराबाद के पाकिस्तान में विलय को अस्वीकार किया गया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्रदान करने की बात कही गई। यदि विभाजन को प्रभावी किया जाएगा तो एक सीमा आयोग की स्थापना की जाएगी। इस प्रकार लीग की मांग को इस हद तक मान लिया गया कि पाकिस्तान का निर्माण किया जाएगा, लेकिन इस संदर्भ में एकता से संबंधित कांग्रेस के दृष्टिकोण को ध्यान में रखना होगा। माउंटबेटन की योजना में अधिकतर एकता बनाए रखते हुए भारत को विभाजित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांप्रदायिक राष्ट्रवाद यह धारणा है कि न केवल विभिन्न धार्मिक समुदायों के अलग अलग हित हैं, बल्कि यह हित असंगत भी है। दूसरा है चरम सांप्रदायिकता यह धारणा है कि धार्मिक समुदायों के अलग अलग धार्मिक व धर्मनिरपेक्ष हित हैं। तो दोनों गलत हैं, ना फर्स्ट ना सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विश्लेषण देख लेते हैं। भारतीय सांप्रदायिकता की चारित्रिक विशेषताएं। सांप्रदायिकता मूल रूप से एक विचारधारा है। सांप्रदायिकता मूल रूप से एक विचारधारा है जो भारत में 3 व्यापक चरणों के माध्यम से विकसित व्यापक समाज के बजाय अपने स्वयं के जातीय धार्मिक समूह का अधिक महत्व देती है। सांप्रदायिक राष्ट्रवाद यह धारणा कि जहां एक समूह या लोगों का एक वर्ग एक विशेष धार्मिक समुदाय से संबंधित है, इसलिए उनके धर्मनिरपेक्ष हित समान है। यहाँ तक कि वे मामले भी जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उन सभी को समान रूप से प्रभावित करते हैं। अतः कथन एक सही नहीं है। उदार सांप्रदायिकता यह धारणा कि जहाँ 2 धार्मिक समुदायों के अलग अलग धार्मिक हित हैं, वहीं उनके अलग अलग धर्मनिरपेक्ष हित भी है, अर्थात आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में। चरम सांप्रदायिकता यह धारणा कि न केवल अलग अलग धार्मिक समुदायों के अलग अलग हित हैं, बल्कि यह भी कि यह हित असंगत है, यानी 2 समुदाय सह अस्तित्व में नहीं रह सकते, क्योंकि एक समुदाय के हित दूसरे के हितों के साथ संघर्ष में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ब्रेकडाउन योजना कैबिनेट मिशन का एक हिस्सा थी। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित संविधान सभा एक अच्छी लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित थी। केंद्रीय विधायिका में सांप्रदायिकता मुद्दों को कैबिनेट मिशन के अनुसार उपस्थित और मतदान करने वाले दोनों समुदायों के साधारण बहुमत द्वारा तय किया जाना था। ये ऑप्शन नंबर 2 होगा, ये 3 होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रेकडाउन योजना कैबिनेट मिशन का एक हिस्सा थी, तो ये तो गलत है। फर्स्ट नहीं रहेगा, फर्स्ट कट जाएगा, कट जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 और 3। विश्लेषण देख लेते हैं। वेवेल के ब्रेकडाउन योजना। वेवेल ने मई 1946 में कैबिनेट मिशन को अपनी योजना प्रस्तुत की। इसने विद्रोह का दमन करने अथवा इसे असफल बनाने के स्थान पर एक मध्य मार्ग की कल्पना की। इस योजना के अनुसार ब्रिटिश सेना और सरकारी अधिकारी देश के शेष हिस्सों को कांग्रेस के हाथों में छोड़कर उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी के मुसलमान प्रांतों में चले जाएंगे। यद्यपि इसे कैबिनेट मिशन योजना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। वेवेल के योजना ने दिखाया कि ब्रिटिश सरकार समझ गई थी कि भविष्य में कांग्रेस के नेतृत्व वाले विद्रोह को दबाना असंभव होगा और कुछ शीर्ष अधिकारी मंडल पाकिस्तान को उत्तरी आयरलैंड में बदलना चाहते थे। अतः कथन एक सही नहीं है। कैबिनेट मिशन योजना मुख्य बिंदु। पूर्ण पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया गया। एक संविधान सभा को प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व, 3 समूहों में मतदान, सामान्य, मुस्लिम, सिख
सामान्य मुस्लिम सिख द्वारा चुना जाना था। यह संविधान सभा 389 संसदीय निकाय होगी, जिसमें प्रांतीय विधानसभाओं से 292, 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांत सदस्य और रियासतों के 93 सदस्य होने थे। एक अच्छी लोकतांत्रिक प्रणाली थी जो वेटेज पर आधारित नहीं था। केंद्रीय विधायिका में सांप्रदायिकता प्रश्नों को उपस्थित और मतदान करने वाले दोनों समुदायों के साधारण बहुमत से तय किया जाना था। प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता और अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त थी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, राजगोपालचारी सूत्र और देसाई लियाकत समझौते में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान संपन्न थे? ऑप्शन ए, केंद्र में अंतरिम सरकार बनाने के लिए सहयोग, अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण, जनमत संग्रह, विभाजन और रक्षा, वाणिज्य और संचार की सुरक्षा, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। वाक्य देख लेते हैं। राजगोपालचारी सूत्र। श्री राजगोपालचारी ने वर्ष 1944 में कांग्रेस लीग सहयोग के लिए एक सूत्र तैयार किया। यह पाकिस्तान के लिए लीग की मांग की मौन स्वीकृति थी। गांधी ने सूत्र का समर्थन किया। CR योजना में मुख्य बिंदु थे। मुस्लिम लीग द्वारा की गई स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करेगी। लीग केंद्र में अस्थायी सरकार बनाने में कांग्रेस को सहयोग करेगी। युद्ध की समाप्ति के बाद उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्व भारत में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की संपूर्ण आबादी को जनमत संग्रह द्वारा यह तय करना था कि एक अलग संप्रभु राज्य का गठन किया जाए या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कम्युनिस्टों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। आंदोलन में भाग लेने के दौरान हिंदू महासभा और युवा सबसे आगे थे। गांधी ने समांतर सरकार के रूप में जनता द्वारा हिंसा की निंदा करने के लिए उपवास शुरू किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।